नमस्कार। धर्म संस्थापक संघ की ओर से मैं संजीव आज की इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रति रविवार को गुरुदेव जी के सामर्थ्य में हम लोग न्याय से संबंधित विशेष कार्यक्रम को, विशेष प्रश्नों के समाधान को यहाँ प्राप्त करते हैं। आज भी हम लोग उपस्थित है, गुरु जी हम लोगों के साथ उपस्थित है। गुरु जी का सादर अभिवादन प्रणाम। धर्म संस्थापक संघ पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से समाज में न्याय की स्थापना के लिए कार्यक्रम संचालित कर रही है। सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों तल पे जो है संस्था के द्वारा कार्यक्रम संचालित है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी के रूप में और न्याय समाज जो है एक सामाजिक संस्था के रूप में समाज में न्याय की प्रतिष्ठा के लिए कार्यरत है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में न्याय नगर के नाम से ही संस्था के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो सामाजिक तल पे संस्था के द्वारा ये जो दोनों कार्यक्रम हैं, जो न्याय समाज और न्याय नगर, इन दोनों में क्या संबंध है, इसको विस्तृत व्याख्या के साथ और इनकी महत्व क्या है, इस न्याय की जो प्रतिष्ठा संस्था के द्वारा की जा रही समाज में, इसमें इन दोनों संस्था की क्या महत्व है और आम जनता जो न्याय से सहमत है, जो न्याय को चाहते हैं, उनकी भूमिका इन दोनों संस्था के कार्यों में क्या हो सकती है, इसका जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुरुदेव जी से इस प्रश्न के साथ आपका स्वागत है। 3 बातें आपने रखी। एक तो ये पहले बता दें कि धर्म संस्थापक संघ जो 3 दशकों से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं, ये सत्य, प्रेम, न्याय पर आधारित शाश्वत और सनातन धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। ये धर्म संस्थापक संघ और ये सत्य, प्रेम, न्याय स्वास्थ्य इसका धर्म चिन्ह है। तो ये आप बेसिक ये समझ लें। फिर इसके बाद इसमें जो सत्य के आधार पर 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसमें प्रेम पर आधारित, न्याय पर आधारित, पुण्य पर आधारित। तो इसमें जो प्रेम धर्म पर आधारित व्यवस्था जो आती है उसे देव सभ्यता कहते हैं। उसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग देवनगर के नाम से कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और जो दूसरी जो बात है न्याय की, इसमें तो न्याय का सिद्धांत ये मानवीय है, तो ये मानव सभ्यता को जन्म देता है और मानव समाज या मानवीय राष्ट्र न्याय के बिना चल नहीं सकता। न्याय ही उनका आदर्श है, न्याय ही उनका आदरणीय धर्म है। तीसरी जो बात है पुण्य की, ये तीसरा धर्म है जो पशु पक्षियों के या असमर्थ वर्ग के लिए प्रशस्त है, जो ह्यूमैनियन जो नहीं है, ह्यूमन जैसे नहीं है, मानवीय जिनका व्यक्तित्व सिद्ध नहीं हो पाता, वो पशुवत पारस्परिक आक्रमण करते हुए एक दूसरे के हितों को हानि पहुंचाते हुए परस्पर समान हितों के लिए वो सहमत नहीं होते, वहां पर न्याय का सिद्धांत लागू भी नहीं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली द्वारा छोटी मछलियों का निकलना, ये सिद्धांत होता है। तो वो सत्य पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि वो शक्ति पर आधारित होते हैं। तो जिसमें जितना बढ़ा चढ़ा किसी भी फील्ड का उसमें बल है, किसी भी तरह का उसमें शक्ति है, तो उस शक्ति के द्वारा वो हावी होने की चेष्टा करता है, दूसरे के हितों को चौपट कर देता है।
तो ऐसी दशा जो है आप जंगल में देख सकते हैं। जंगल में ऐसा ही रहता है, वहां जो भी बलवान है, अधिक सबल है, उसके द्वारा अबलों पर निरंतर अत्याचार किया जाता है। अपने से कमजोर वर्ग का वो शिकार करता रहता है। तो व्याध को तो जीवन पशुओं का रहता है, एक दूसरे के जीवन को वो नष्ट करते रहते हैं, उनको अपना भोजन सामग्री मान करके उन पर लगातार हमला करते रहते हैं। एक दूसरे के हितों को निरंतर हानि पहुंचाना, उनको पूरी तरह से नष्ट करना या आंशिक रूप से सताते रहना, ये जंगल में कहीं भी देखा जा सकता है कि हर बड़ा जीव अपने से छोटे जीव को हानि पहुंचा रहा है। तो इसमें अबल सबल का सिद्धांत है। तो ये जंगल राज है, इसमें मानवता का कोई लक्षण नहीं है। इसी समाज में पहले मनुष्य भी पैदा हुआ, पशुवत ही जीवन जिया। आज भी आप जंगलों में या कोई ऐसे क्षेत्रों में जाके देखिए जहां अभी सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, तो वहां आप पाएंगे कि उनका जो स्टेटस है वो पशुओं के समतुल्य है और बल पर आधारित ही वहां पे सब सत्ता कायम रहती है। इसे जंगल राज कहते हैं। तो ये मनुष्य भी वहीं रहा, वहीं उसने देखा समझा, फिर आपस में, चूंकि बुद्धिमान प्राणी था ये, तो इसने पशुओं जैसा जीवन जीना स्वीकार नहीं किया। इसने कहा कि हम लोग आपस में मिल बैठ करके और सही गलत का निर्णय करें, सत्य का सिद्धांत विकसित करें। सत्य का सिद्धांत ये था कि इस दुनिया में जो इधर और उधर, मैं और तू दिखाई देते हैं, ये दो नहीं है, इनके बीच में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एवरीवन इज रिलेटेड विद द अदर्स। तो हर मैं के सामने कोई भी चीज जो आती है वो तू के रूप में आती है। तो ये द्वैत का बोध होगा। इसके विपरीत अद्वैत के बोध को जगाया गया, उसका प्रचार किया गया, और ये भारत से यह द्वैत दर्शन क्रिएट हुआ कि मैं तू वास्तव में द्वैत है अथवा इसके बीच में कोई संबंध है। तो अभी भौतिक विज्ञान में भी ये बात खोज ली गई है कि वहाँ आइंस्टीन थ्योरी आप सभी जानते हैं कि E इक्वल टू mc स्क्वायर, जो ये कहती है कि एक सापेक्षता है किन्हीं की दो ध्रुवों के बीच में। तो हर मैं और तू के बीच में एक सापेक्षता है, माने संबद्धता, अंतर संबद्धता का ये सिद्धांत है। ये आंतरिक रूप से आप जुड़े हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि नदी दिखती है, उसके दो तट हैं, बीच में धारा बह रही है और दोनों तट किनारे किनारे आपको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन क्या इनके बीच में कोई अंतर संबद्धता है या वास्तव में ही ये दो तट परस्पर विरुद्ध या परस्पर भिन्न रूप में स्थित है? इनका ये भेद यथार्थ है अथवा कोई इनके बीच में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम कर रही है। तो ऊपर से देखने पर जब आप नदी के साथ देखेंगे तो ऊपर से पानी बह रहा है नदी का, तो उस जीवन रूपी जल बह रहा है, तो इसके प्रवाह के कारण आपको दो तट दिखते हैं। प्रवाह के कारण तट दो हो जाते हैं। अगर इसको थोड़ा गहराई से डूब के देखा जाए तो उसको आप टटोलते चले जाएं जमीन से, इस तट से आप नीचे नीचे टटोलते चले जाएं तो उस तट तक एक ही भूमि है। अथवा कभी उस पानी को हटा लें, नदी के प्रवाह को उधर कहीं डैम बना दें, उसको जब पानी ना बह रहा हो तब देखें, तो आपको दो तट उसमें दिखने बंद हो जाएंगे। एक यहां से वहां तक एक ही भूमि सर्वत्र ऊंची नीची सी दिखेगी। ऊपर खाबड़ से एक जमीन दिखाई देगी, लेकिन वो एक ही है कि यहाँ अब दो तट कहाँ हैं इसमें। लेकिन जब नदी का प्रवाह प्रारंभ होता है तो जीवन जल जब बहने लगता है तो उस समय आपको मैं और तू दिखने लगते हैं। दो आदमियों को मार दिया जाए
और उनको दोनों को एक जगह दफन कर दिया जाए और फिर कुछ दिन बाद आप उसे खोद के देखें, या उनको एक ही चिता पे जला दिया जाए, एक ही भट्टी में उनको झोंक दिया जाए, तो उनके राख में आप टटोल नहीं सकते कि इसमें ये कौन था और वो कौन था। दो घड़ों को आप फोड़ डालिए, मिट्टी के 2 घड़े ले लीजिए और उनको फोड़ दीजिए। फोड़ने के बाद आप उनकी जब वो पाउडर हो जाएंगे तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये वाला कौन था और वो वाला कौन था। इसका मतलब ये जो परिचयात्मक विभ्रम है ये बहुत इल्यूसिव है, बहुत धोखा देता है। मानव मन इसमें गच्चा खा जाता है। अगर उसका मन ज्यादा अधिक प्रबुद्ध नहीं है, अधिक तेजस्वी नहीं है, अधिक समझदार नहीं है, तो ये इल्यूजन उसे पकड़ लेता है और वो कहीं क्या नहीं करता। तो इस द्वैत मुखता के कारण लोगों के बीच दुराव उत्पन्न होता है, दंभ उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होता है, परस्पर आक्रामकता उत्पन्न होती है, दस्युता, डाकूपना और परस्पर द्रोह भी उत्पन्न होता है, एक दूसरे का विरोध। ये पंच दोषों से जब आप ग्रस्त हो जाते हैं तो मैं और तू के बीच में परस्पर दुराव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी दशा में जब लोग रहते हैं तो वहां पे एक ही चीज सिखाई जा सकती है, वो है पुण्य, कि थोड़ी बहुत मदद करना सीखो। तो ये मानवता नहीं, मानवता तो न्याय ही है, ये दानवता है कि दान पुण्य थोड़ा तो कुछ तो करो। दैत्य हो गए हो, दैत्य माने कि मैं तू द्वैत बुद्धि से ग्रस्त हो गए। मैं तू का जो द्वैत आपका बोध है बुद्धि में या अनुभव है आपके दिल में इस प्रकार का, वो पंच दोष से आपको ग्रस्त कर दिया है। अब आप लड़ते तो रहोगे, लेकिन एक काम करो, थोड़ी बहुत हेल्प करो। जो भी कमजोर है उसको हेल्प करो। जिसको तुमने अपने बलपूर्वक गुलाम बना लिया है उसको भी जिंदा रहने दो। उसको मार डालोगे तो जब दूसरे सब मर जाएंगे तो तुमको भी मरना पड़ेगा। नदी का अगर एक तट मिटा दो तो दूसरा भी मिट जाएगा, क्योंकि सारा पानी उधर से बह जाएगा, नदी ही नहीं बचेगी। वो तो दोनों तट के सामंजस्य से ही नदी का अस्तित्व है, नहीं तो नदी ही जीवन की धारा ही विलुप्त हो जाएगी। दोनों तट को रखना पड़ेगा समानांतर। तो ये जब लोग समझ जाते हैं कि जीवन जल का प्रवाह, ये जीवन धारा का प्रवाह, ये तभी तक बहेगा जब तक कि हम दोनों तटों के बीच में सामंजस्य स्थापित रखें, दोनों के अस्तित्व को बनाए रखें। अगर हर मैं हर तू को मिटाता रहेगा तो इस जगत में सृष्टि का अस्तित्व ही मिट जाएगा, रहेगी ही नहीं। इसलिए सिखाया जाता है कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करो। तो ये भी एक कैंपेन है जिसको अभी हम लोग बहुत प्रबलता से नहीं कर रहे हैं, बहुत त्वरा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है, किया जाना चाहिए। जो लोग जंगली भैंसी पने के शिकार हैं उनको थोड़ी बहुत गरीबों की मदद करना, चींटी को आटा चिबाना, मछली को गोली डालना, गाय को चारा देना, गंगा में गंदगी ना फैलाना, स्वच्छता बरतना, गंगा का आदर करना, पीपल पे जल चढ़ाना, ये सभी चीजें आपको सिखानी पड़ी। नहीं तो इन सब चीजों को आप तू समझ करके नष्ट करते रहेंगे और अपने को बलवान साबित करते रहेंगे कि आपने आज गाय मार डाला, कल आपने दूसरे जानवर को मार डाला, परसों में, और बहादुरी बताएं उसको ला के सिर काट काट के महलों में आपको दिख जाएंगे। इस तरह के दैत्य राजा जो थे उनके राजमहलों में आज भी आपको कटे हुए सिर मिल जाएंगे और टंगे हुए दीवारों पे ऐसे लगा के रखते हैं प्रदर्शनी में अपनी सूरता दिखाने के लिए। भीड़ तो उनको नहीं कहा जा सकता, सूर होते अंधे टाइप की। तो इनको अज्ञान के कारण जब इससे ग्रस्त हो जाते हैं तो इनको पुण्य सिखाना पड़ता है। लेकिन जो लोग समझदार हो गए हैं, इस द्वैत से मुक्त होना चाहते हैं, वो मानव कहलाते हैं। उनका मन समझदार हो गया है, मन प्रबुद्ध हो गया है, तो मनस्वी हो गए हैं, मानव कहलाएंगे। तो वो एक दूसरे के हितों को स्वीकार करेंगे। जब हम दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है इस जगत में, दोनों तटों की जीवन सरिता के प्रवाह के लिए, तो हम दोनों तटों के हितों को स्वीकार करें।
दोनों तटों के साफ सफाई का ख्याल रखें, दोनों तटों के हितों का, उनकी जो भी जीवनाधिकार है उनको सुलभ कराएं। तो ये समाधिकारिता का जब बोध होने लगता है तो न्याय की बात आती है। तो दूसरे तल पे ये कैंपेन न्याय स्थापना अभियान चलाता है। धर्म स्थापना का उद्देश्य मानव धर्म की प्रतिष्ठा, मानव धर्म माने न्याय धर्म की प्रतिष्ठा। तो दानव धर्म तो दान पुण्य पर आधारित होता है, लेकिन मानव धर्म न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये पुण्य को स्वीकार नहीं करता, पुण्य को पर्याप्त नहीं मानता। ये कहता है कि नहीं, पुण्य करने से जीवन चलेगा तो, लेकिन वो सुंदर नहीं होगा, शोषण नहीं रुकेगा, धोखा नहीं रुकेगा। तो न्यायशीलता को स्वीकार करना। जो लोग भी न्याय को स्वीकार नहीं करते हैं वो पर के विरुद्ध ही कैंपेन चलाएंगे। परद्रोहमयी होगा उनका सब कुछ, भाषण, उनका कार्यक्रम, उनके आंदोलन, उनके अभियान, सब में से। तो ये जो न्याय स्थापना अभियान है, न्याय की स्थापना के लिए ही तो स्पष्ट ही है, ये मानव धर्म है, ये भी स्पष्ट है। इसमें 3 चीजें इस अभियान के तहत लॉन्च किया गया। एक तो राष्ट्रीय व्यवस्था चल रही है, तो राष्ट्रीय व्यवस्था में न्याय को एन केन प्रकार पहुंचाना, संविधान का हिस्सा बनाना, न्याय को सरकार का आदर्श निरूपित करना, वहां पहुंचाना, प्रतिष्ठित करना। इसके लिए न्याय धर्म सभा नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया। तो न्याय धर्म सभा एक पार्टी के रूप में काम कर रही है, वो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। अब आइए समाज पर। मानव समाज वो है जो परस्पर समान हितों के लिए सहमत है, एक दूसरे के मान को स्वीकार करता है, एक दूसरे के मूल्य को स्वीकार करता है, एक दूसरे के हित को स्वीकार करता है, इसलिए ये मानव है। इसमें मानसिक सामर्थ्य है ये कि इतना ये चिंतन मनन कर सकता है कि मैं और तू के बीच एक अंतर संबंध है, दोनों का अस्तित्व जरूरी है, दोनों सापेक्ष हैं। तो ये जो भी चीज सापेक्ष होती है, एक को मिटाने से दूसरी मिट जाती है, ये सिद्धांत है। जैसे एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, आगा पीछा। उसमें से एक पहलू को अगर आप काट दें तो दूसरा पहलू भी नष्ट हो जाएगा। उसे आप काटते जाइए, पतला करते जाइए सिक्के को एक तरफ से, तो दूसरे तरफ का जो पक्ष है वो भी अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। और तब तक वो, जैसे आपने काटा तो दूसरा पल्लू दिखता ही रहेगा, फिर और काटो फिर दिखेगा, फिर और काटो फिर, और जब पूरा ये नष्ट तभी होगा दूसरा पक्ष उसका, दूसरा पहलू, जबकि इधर वाला भी नष्ट हो जाएगा। तो ये बात साफ हुई कि दोनों का मिला जुला अस्तित्व सापेक्ष है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है आइंस्टाइन, वो सापेक्षता का सिद्धांत है। कहता है कि मिटेंगे तो एक साथ ही मिटेंगे। पूरब को मिटाना है तो पश्चिम मिट जाएगा, उत्तर को मिटाना है तो दक्षिण भी मिट जाएगा। आदि को मिटाना है तो अंत भी मिट जाएगा। जन्म को मिटाओगे तो मृत्यु भी मिट जाएगी, और मृत्यु को मिटाओगे तो जन्म भी मिट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जगत आदि और इति पर, दोनों के आदित्य सिद्धांत पर आधारित है। दोनों का सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। तुम सोचते हो कि तुम पूरा अंधकार को मिटा दोगे तो प्रकाश की भी जरूरत नहीं रह जाएगी, जड़ता को मिटा दोगे तो पत्थर ही नहीं बचेंगे, खड़े काहे पे हो गए। तो जगत की रचना में अंधकार प्रकाश का सामंजस्य है, इसको बुरा भी मत मानो। हाँ, अंधकार से जड़ जगत की रचना हुई है, जड़ जगत को चलाने के लिए चेतन जगत की आवश्यकता है, तो जड़ को ठीक से चला सके, ये हुई सामंजस्य। तो इसमें कोई भी जो बात है वो दूसरे के अस्तित्व के बिना नहीं चलेगी। तो दूसरे के हितों की रक्षा करोगे तभी दूसरे का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, बचेगा नहीं तो दोनों पक्ष मिट जाएंगे। तो जब लोग इस मनोबुद्धि से सहमत हुए, समझ के योग्य हुए, तो उन्होंने समझा। तो जो समझ जाता है, जो मानसिक आदमी वो समझ जाएगा, तो उसके लिए तैयार हो जाएगा। तो उनका, ऐसे लोगों का एक न्याय समाज गठन करने का अभियान में कार्यक्रम चलाया गया। तो ऐसे जितने भी कोई लोग हैं अब पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हैं, तो वो पूरे न्याय समाज होंगे।
लेकिन ये तो ठीक है कि उसके लोग सदस्य हो जाएंगे, ये अभियान चलाना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए, जो भी न्याय सिद्धांत से जो सहमत है वो इसकी सदस्यता ग्रहण कर लें। फिर ये न्याय समाज अपनी समस्याओं को कैसे सल्टाए? यदि न्याय धर्मसभा नामक पार्टी राष्ट्रीय तल पर पहुंचती है तो राष्ट्र में भी सब जगह न्याय धर्मसभा नहीं है। भारत में ये केवल 200 से अधिक राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र में आप काम कर रहे हैं, लेकिन न्याय समाज की पहुंच पूरी दुनिया में हो सकती है। तो न्याय समाज का गठन क्यों किया गया है, आपको कुछ समझ में आ गया होगा। पार्टी एक सीमित राष्ट्रीय मामला है, वहां पे ही काम कर रही है, लेकिन न्याय समाज सारी सीमाओं से बाहर, राष्ट्रीय सीमाओं नहीं मानता। वो तो कहता है कोई भी हमारे न्याय समाज का सदस्य बनो। जैसे इस्लामिक समाज के लोग सदस्य हैं, जैसे हिंदू समाज के सदस्य हैं, जैसे सिख समाज के सदस्य हैं, इंटरनेशनली रह रहे हैं। तो एक ये संप्रदाय है, न्याय से सहमत लोगों का एक समूह, एक समाज, एक समुदाय, एक संप्रदाय न्याय से सहमत है, इस सिद्धांत वाले। तो उनका एक समाज बनाना पूरी दुनिया में बहुत सरल बात है। और अभी हम लोग प्रचार प्रसार करके इसको प्रायः जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है, जिसमें भी मानसिक बुद्धि काम कर रही है, तो न्याय के महत्व को समझ जाएगा। और अगर बेईमान नहीं है तो तुरंत स्वीकार कर लेगा, और जरा भी बेईमान है थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन कुट पिट के आना पड़ेगा उसे। खुद ही बाहर एक दूसरे को सताएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे, तो न्याय समाज ज्वाइन करेंगे। तो चिंता न करें, केवल मनोबुद्धि से हीन जो जीव है वही केवल दैत्य समाज में रह पाएगा। मानव समाज में आने के लिए, न्याय समाज में आने के लिए उसका मानसिक जो बोध है अपने आप प्रेरित करेगा और यहां लाके खड़ा करेगा न्याय समाज में। तो न्याय समाज एक विहंगम कार्य योजना है, जिसमें बहुत सारे लोगों को आप सदस्य बना सकते हैं, सारी दुनिया को ही बना सकते हैं, जितने भी ह्यूमन है। तो जितने ह्यूमनिटेरियन है वो सब इसमें आ जाएंगे। अब इसके बाद न्याय समाज का गठन हो गया, लेकिन उनको एक रहने की व्यवस्था न्याय समाज की भी कोई देनी पड़ेगी। उसके लिए एक साथ सब जगह व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। उनके समाज को सब एक ही जगह बसाया नहीं, तो पूरी दुनिया के लोग तो एक ही जगह कैसे बसेंगे। तो एक एक जगह पे न्याय नगर के रूप में इस न्याय समाज की जीवन धारा को कैसे न्यायपूर्वक किया जाए, ये एक एक ग्राम पंचायत में प्रयत्न पूर्वक बसाया जाना है, इसे न्याय नगर के रूप में। तो न्याय नगर 1, न्याय नगर 2, न्याय नगर 3, न्याय नगर 4 एंड सो ऑन। बहुत सारे न्याय नगर ऐसे आप, तो जहां भी न्याय समाज के सदस्यों की संख्या जिस क्षेत्र में ज्यादा हो जाएगी, वहां न्याय नगर बसा दिया जाएगा। न्याय समाज का गठन और प्रचार प्रसार तो चलता ही रहेगा। न्याय नगर इसी समाज में से देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, वहां पर न्याय नगर की एक योजना क्रियान्वित कर दी जाएगी, जिसमें सामाजिक विद्यालय, सामाजिक उद्यम, सामाजिक बस्ती, सामाजिक चिकित्सालय, 4 सेवाएं वहां पर, 4 इंस्टीट्यूशंस उसमें न्याय नगर की क्रियान्वित होंगी। एक राजधानी भी बसेगी उसमें, जिसके बीच में 4 चीजें वहां व्यवस्थित की जाएंगी। एक वहां पे ग्राम की संसद न्याय नगर की छोटी सी बना दी जाएगी ग्राम पंचायत की, और फिर ग्राम पंचायत का एक प्रशासनिक कार्यालय जहां बनेंगे, और तीसरा एक ग्राम का बाजार, और चौथा एक ग्राम का पार्क, बाल विहार जैसा। तो उसमें बाल, युवा, वृद्ध सब बैठ सकेंगे खाली समय में आराम से। तो ऐसा एक गोल पार्क बना के उसके चारों तरफ बस्ती बसा दी जाएगी, और उसके पीछे पीछे ये तमाम चीजें व्यवस्थित की जाएंगी, जिसमें कृषि क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र और ऋषि क्षेत्र भी है, शोध अनुसंधान। तो इस तरह से छोटा छोटा एक समग्र न्याय समाज की पूरी व्यवस्था वहां क्रिएट होकर आएगी कि जीवन धारा कैसी होगी न्याय समाज की, तो वो न्याय नगर के रूप में सामने आएगी। तो ये छोटी छोटी जगहों पे न्याय नगर ऐसा दिखेगा कि एक यूनिट यहाँ बस रही है, एक यूनिट वहां बस रही है। अपने देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, तो हम लोगों को
2.5 लाख तो बसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगभग 15-20 हजार में बसा देंगे तो ये सब उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। और इतना जो है 10-15-20 साल में आप 25 साल में या 50 साल में ऐसे आप बसा सकते हैं। और जहां ये बस गए तो सरकार पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, सरकार से लड़ाई खत्म हो जाएगी, सरकार से खींचतान खत्म हो जाएगी, हमें शिक्षा नहीं दे रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे हो, तो उसमें सामाजिक विद्यालय बन जाएगा, सामाजिक उद्यम लग जाएगा, सामाजिक बस्ती बच जाएगी, कोई घर बार भी उनसे नहीं मांगेगा, वहां सब व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो सरकारों से लड़ाई समाप्त हो जाएगी। न्याय नगर ऑटोमेटिक, सरकार स्वतंत्र हो जाएगी, सरकार जैसा चाहेगी अपना अच्छा आर्मी और पुलिस और ये सब चलाती रहेगी। जनता दुखी नहीं रहेगी, जनता सब सुखी हो जाएगी। तो ये 4 चीजें जरूरी है जनता के लिए। पहली चीज होती है उसको विद्या मिल जाए, शिक्षा पुस्तकें। दूसरा उसको होता है उद्यम मिल जाए, रोजी रोटी चल सके, गरीब ना हो, बेरोजगार ना हो। तीसरा उसको मिल जाए आवासीय, ताकि वो सुखी जीवन जी सके। अगर उसको आवासीय सुविधाएं ही नहीं है, ना उसके पास आवासीय भूखंड है, ना भवन है, ना उसमें बिजली है, ना उसमें पानी है, ना उसमें दूसरी सुविधाएं, तो वो जिएगा कैसे? इन सब सुविधाओं को हटा दो, आदमी दुखी रहे। फिर उसके बाद उसको चिकित्सा आदि की जरूरत पड़ती है, सबसे बड़ी समस्या। तो संरक्षण चाहिए उसको, नहीं तो उसे सारे कीटाणु जीवाणु सब खत्म कर देंगे, मार के बीमार कर देंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसको चिकित्सा प्रॉपर चाहिए, सबको उचित चिकित्सा मिले ताकि स्वास्थ्य सबका ठीक रहे। तो ये 4 बातें अगर मिल जाती हैं तो बाकी सब चीजें वैसे भी आर्मी और पुलिस की जरूरत तभी पड़ती है जब ये चारों का संघर्ष चल रहा हो। ये कर दिया जाएगा तो वो शायद जरूरत ही नहीं, हथियार भी नहीं बनाने पड़ेगा। अगर हम ये बसा देते हैं न्यायनगर तो हथियार कोई बनाएगा ही, लोग कहें क्या करना है। और आजकल तो हथियार की जरूरत नहीं, अब तो रेज विकसित हो गई हैं। तो एक छोटा सा एक टार जैसा लिए रहोगे, ऐसे रेज मारोगे तो बड़े बड़े जो लोग टैंक और सब बनाए बैठे हैं वो 2 मिनट में पिघल जाएंगे, हवाई जहाज से नीचे आ जाए। तो जरूरत ही नहीं, तो एक टार्च से मोबाइल से हो जाएगा। मात्र मोबाइल में ही आने लग जाएंगे कि आप ऐसा कोई भी चीज ध्वस्त कर सकोगे। तो ये तो रेस से ही हो जाएगा। जरूरत नहीं है आपको हथियार, तो गोला बारूद, बम, परमाणु बम, इसकी कोई जरूरत नहीं किसी को। बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला आप मात्र मोबाइल की टार्च ऑन करके भी चला सकेंगे। अभी तो नहीं इसमें, भविष्य की बात करें, भविष्य में हो सकता है कि वो उस टाइप के रेज वाली टार्च उसमें मोबाइल में भी आने लग जाए, तो आपके ऑन करते ही और वो काम कर जाए तो सब सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी से लड़ेगा नहीं, सबको मालूम है सबके पास है मजबूत। तो कोई किसी को अगर हानि पहुंचाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, तो टार्च रहेगी, रखे रहेंगे जेब में सब। अब एक अकेला आदमी पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, एक अकेला आदमी पूरा बगीचा काट सकता है 1-2 मिनट में, सब निपटा देगा। तो अब बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े उपद्रव, गोला बारूद और औजार जरूरत नहीं। कोई बंदूक नहीं चाहिए, तोप नहीं चाहिए, टैंक नहीं चाहिए, बम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रेस तो सब सरल हो रहा है, इसलिए उस पर हम काम नहीं करो तो ऐसी बन जाएगा। वैज्ञानिक खोज के भी सब खुज चुका है, अभी आपको बताया नहीं, लेकिन खुज चुका है, काफी पहले खोज दी गई थी किरणें इस तरह की, और हथियार भी उस तरह के सब बना दिए गए। लोग खुद ही डर रहे हैं, खोजने वाले उससे डर रहे हैं, क्योंकि ये आजाद ही कर देगा सबको। अगर ये खोज जाए और सबके इसी तरह से घर में पहुंच जाए मोबाइल में, तो कि कौन किससे लड़ेगा? सबको मालूम है लड़ाई संभव नहीं। अंतिम हथियार मोबाइल की टार्च में घूम रहे हो, जो सब कुछ मिटा सकता है। ऐसे करोगे खर्च से सब कट जाएगा, पिघला देगा, हवाई जहाज करोगे वो पिघल जाएगा। तो ये हर रेंज के ये सब आने लग जाएंगे तो ये लफड़े हो जाएंगे, खत्म। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि संरक्षण में चिकित्सालय ही अपने को बनाना है, बाकी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो न्याय नगर योजना ये 4 बातों को वहां प्रतिष्ठित करके नगर के रूप में न्याय समाज का ही क्रियान्वयन न्याय नगर। क्योंकि न्याय समाज एक बड़ा दायरे वाला है, तो उसको प्रैक्टिकलाइज तो कहीं करोगे, तो न्याय नगर के रूप में आप प्रैक्टिकलाइज करते रहो, उसको देख देख के बाकी लोग और जुड़ेंगे। अब पूरी दुनिया में ये पहुंचेंगे, पूरी दुनिया आजाद हो जाएगी, गुलामी टूट जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, शिक्षा खत्म हो जाएगी, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको सब सुविधाएं मिलेंगी, सबको संरक्षण मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं।
इस दुनिया में तकलीफ तुम्हारा अज्ञान है, गरीबी अज्ञान है, सारी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान है। जो चीज तुम नहीं जानते हो वही तुमको दुख देती है, वही तुमको कष्ट देती है। जब तुम जान जाते हो, सही ढंग से उसके अनुसार जीने लगते हो, तदनुसार व्यवस्था बना लेते हो, तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब ये हम लोग सब सत्य के ज्ञान के अनुसार सारी चीजें सेटल कर दो, सब सुखी हो जाएंगे। हमने देवनगर जब से बसा दिए, लोग बड़ी सुख शांति से वहां रह रहे हैं। न्यायनगर बसा देंगे तो और जिनमें भी प्रेम नहीं वो भी सतोगुणी जो नहीं, रजोगुणी लोग वहां रहने लगे। अब बाकी तमोगुणी जो जहाँ रह रहा है वैसे रहा है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। वो जंगलों में जैसे बिहड़ों में एक दूसरे को खूब सताएं, इसमें तकलीफ की बात नहीं। जो सत्य थक जाएगा वो न्यायनगर आ जाएगा। तो शायद न्याय स्थापना अभियान के तीनों बिंदुओं को मैंने न्याय धर्म सभा, न्याय समाज और न्याय नगर योजना, ये तीनों स्पष्ट हो गया होगा। तो समय भी हो गया है, तो संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी न्यायप्रिय साथी इस चीज से अवगत हो गए कि संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो कितने अद्भुत है, कितने जरूरी है समाज के लिए, और संस्था कितने सैद्धांतिक रूप से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और इससे जुड़े जो सभी कार्यकर्ता है, आज हमको लगता है कि इस पूरा जो जानकारी आज प्राप्त हुआ, इसके बाद उनको इसके कार्यकर्ता होने का गर्व भी ज़्यादा महसूस होने लगा होगा, क्योंकि इतने सैद्धांतिक और जो है बहुत ही प्योर एक व्यवस्था में हम लोग जुड़े हैं, और उसके जो क्रियान्वयन में हम लोग हिस्सेदार है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसी आशा के साथ और इसी निवेदन के साथ सभी से विदाई लेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, सभी को न्याय की जानकारी पहुंचाए, इस कार्यक्रम को शेयर करे, लोगों को इसमें जोड़े, और प्रत्येक रविवार ठीक 8 बजे उपस्थित हो ऐसे कार्यक्रम के आगे की जानकारी और प्राप्त करने के लिए। इसे आशा के साथ सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।